नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह दो सच्ची और दिलचस्प कहानियां हैं। और हाँ, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी दिल्ली की है। शाम करीब 4 बजे की बात है। आउटर दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास से एक आदमी अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी उसकी नज़र फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक सफ़ेद कार पर पड़ी। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब वह दोपहर में इसी रास्ते से साइकिल पर सुल्तानपुरी अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था, तब भी उसने वही कार वहां खड़ी देखी थी। अब जब वह वापस लौट रहा था तो कार उसी जगह वैसे ही खड़ी थी। यही बात उसके मन में सवाल खड़े करने लगी। इतनी देर से कोई गाड़ी एक ही जगह क्यों खड़ी है? वह आदमी धीरे धीरे उस कार के पास पहुंच गया। उसके मन में अब भी वही सवाल चल रहा था कि आखिर ये गाड़ी इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी है। जैसे ही उसने कार के अंदर झांक कर देखा, उसके होश उड़ गए। अंदर का नजारा देखकर वह एकदम घबरा गया। कार के अंदर एक नहीं बल्कि 3 लोग थे। 2 आदमी और एक महिला। तीनों सीटों पर आड़े तिरछे पड़े हुए थे, जैसे उन्हें होश ही न हो। उनके मुंह से निकला झाग चेहरों पर फैलकर सूख चुका था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उनके शरीर में बिल्कुल भी हरकत नहीं थी। ये देखकर उस आदमी को तुरंत समझ आ गया कि इन तीनों के साथ जरूर कुछ हुआ है। वह आदमी ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। तुरंत कार से दूर हट गया। एक पल के लिए उसके मन में आया कि चुपचाप साइकिल उठाए और वहां से निकल जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हिम्मत दिखाई और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर कॉल करके पूरी बात बता दी। ये घटना 8 फरवरी 2026 की है। फोन करने के बाद वह थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसके मन में यह भी था कि देखे पुलिस इस तरह की सूचना पर कितनी जल्दी पहुंचती है। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में पश्चिम विहार ईस्ट थाने की पुलिस वैन सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई। कंट्रोल रूम से मिली सूचना को डीडी नंबर 55A में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आते ही तुरंत कार को चारों तरफ से घेर लिया। एसआई राजेश कुमार ने आगे बढ़कर कार के अंदर झांका। अंदर का दृश्य साफ था। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टीयरिंग पर तिरछा झुका हुआ पड़ा था, जैसे अचानक ही उसकी हालत बिगड़ गई हो। बाकी दोनों भी अपनी सीटों पर उसी तरह बेसुध पड़े थे। कार की पीछे वाली सीट पर भी एक आदमी और एक महिला पड़े थे। दोनों की उम्र करीब 40 से 45 साल के आसपास लग रही थी। तीनों के मुंह से निकला झाग सूख चुका था, जिससे साफ लग रहा था कि मामला गंभीर है। एसआई राजेश कुमार ने बिना समय गंवाए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। किसी तरह कार का दरवाजा खुलवाया गया और तीनों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए पास के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उनके साथ हेड कांस्टेबल कुलदीप को भी भेजा गया था। इसके बाद एसआई राजेश ने कार की तलाशी ली। अंदर से उन्हें कुछ चीजें मिली। खाली गिलास, शराब की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, 2 मोबाइल फोन, कुछ नकद पैसे, आधार कार्ड, हेलमेट और एक ड्राइविंग लाइसेंस। पुलिस ने यह सब अपने कब्जे में ले लिया। ड्राइविंग लाइसेंस रणधीर कुमार नाम के व्यक्ति का था, जिसमें उसका घर का पता भी लिखा था। लाइसेंस के मुताबिक उसकी उम्र 76 साल थी। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद एसआई राजेश कुमार ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और सारी जानकारी एसएचओ राजपाल मीना को दे दी। हेड कांस्टेबल सुमित को वहीं छोड़कर वह खुद थाने लौट आए। लेकिन अभी वह थाने पहुंचे ही थे कि तभी संजय गांधी हॉस्पिटल से हेड कांस्टेबल कुलदीप का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। जिन 3 लोगों को हम अस्पताल लेकर आए थे, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की मौत करीब 4 से 5 घंटे पहले हुई है और वजह किसी जहरीली चीज खाने पीने की लग रही है। पुलिस ने तीनों में से एक व्यक्ति की पहचान कर ली थी, लेकिन बाकी 2 की पहचान अभी बाकी थी। इसलिए पुलिस टीम ने सबसे पहले रणधीर के घर जाने का फैसला किया, ताकि परिवार से बात करके कुछ और जानकारी मिल सके और बाकी 2 लोगों की पहचान भी हो सके। इसी दौरान एसएचओ ने डीसीपी सचिन शर्मा को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली के द्वारका इलाके के गांव बापरोला पहुंची, जहां रणधीर का घर था। बापरोला नजफगढ़ क्षेत्र में आता है। वहां पुलिस की मुलाकात उसके चचेरे भाई सखर और भतीजे हरीश से हुई। पुलिस ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो घर में चिंता का माहौल बन गया। सखर ने बताया कि रणधीर के पिता मीर सिंह इलाके के बड़े जमींदार थे। रणधीर खुद भी खेती का काम संभालते थे और साथ ही प्रॉपर्टी का काम भी करते थे।
उनकी आमदनी काफी अच्छी थी और हर महीने उन्हें लगभग 40 से 42 लाख रुपए किराए के रूप में मिलते थे। इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद यह घटना और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद सखर ने बताया कि रणधीर सुबह घर से कहीं गए थे और उनके साथ शिव नरेश भी थे। शिव नरेश उनके साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे। उसने यह भी बताया कि रणधीर शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, इसलिए शक था कि उनके साथ मिला दूसरा व्यक्ति शिव नरेश ही हो सकता है। उसने आगे बताया कि शिव नरेश दिल्ली के नांगली डेयरी इलाके में अकेले रहते थे, जबकि उनका पैतृक घर एटा में है। साथ में मिली महिला के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद एसआई राजेश सखर और हरीश को साथ लेकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां दोनों ने रणधीर की पहचान की और साथ ही दूसरे व्यक्ति की भी पहचान कर दी। उन्होंने बताया कि वह शिव नरेश ही हैं, जो रणधीर के साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे। महिला की पहचान अब भी नहीं हो पाई थी। हालांकि हरीश ने इतना जरूर बताया कि उसने इस महिला को एक बार शिव नरेश के साथ रणधीर के ऑफिस में देखा था। उसे लगा कि शायद वह कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी देखने आई होगी। अब तक 2 शवों की पहचान हो चुकी थी। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और डॉक्टरों को निर्देश दिए गए कि विसरा सुरक्षित रखकर लैब में जांच के लिए भेजा जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सचिन शर्मा ने एडिशनल डीसीपी नर्रा चैतन्या की देखरेख में एक टीम गठित की। अब यह मामला पूरी तरह से जांच के दायरे में आ चुका था और हर एंगल से इसकी पड़ताल शुरू हो गई थी। जांच टीम ने अपनी जांच उसी सफेद कार से शुरू की जो पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी मिली थी। सबसे पहले उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि कार में इन 3 लोगों के अलावा कोई और भी था या नहीं। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। एक कैमरे में दिखा कि ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके सिर पर बाल नहीं थे और दाढ़ी मूंछ थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब पुलिस ने कार से मिले मोबाइल फोन चेक किए। नंबर मिलाकर देखा तो महिला का नाम और पता मिल गया। एक नंबर पर फोन किया तो सामने से सलीम नाम के आदमी ने उठाया। उसने बात करते ही लक्ष्मी का नाम लिया। इससे पक्का हो गया कि फोन उसी का है। पुलिस ने उसे फोटो भेजी। सलीम ने तुरंत पहचान लिया, वो लक्ष्मी ही थी। उसने बताया कि लक्ष्मी जहांगीरपुरी में रहती है और वो खुद भी वहीं रहता है। इसके बाद पुलिस टीम सीधे जहांगीरपुरी पहुंच गई। उन्हें लगा कि घर से कुछ जरूरी बात पता चल सकती है। लक्ष्मी के घर पर उसका पति जयप्रकाश मिला, जो बीमार था। उसने बताया कि लक्ष्मी उसकी बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वो उसे ठीक कराने के लिए मंदिरों और दरगाहों के चक्कर लगाती रहती थी। पिछले करीब 1 साल से वो लोनी, गाजियाबाद में एक तांत्रिक के पास भी जा रही थी। उस तांत्रिक ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके पति को पूरी तरह ठीक कर देगा और इसी उम्मीद में लक्ष्मी बार बार उसके पास जाती थी। इंस्पेक्टर राजपाल मीणा ने जयप्रकाश से पूछा कि क्या उसे उस तांत्रिक का नाम पता है जहां उसकी पत्नी लक्ष्मी जाती थी। जयप्रकाश ने बताया कि उसका नाम कमरुद्दीन है। उसने यह भी कहा कि लक्ष्मी आने वाली होगी, वही उन्हें उस तांत्रिक के ठिकाने तक ले जाएगी, क्योंकि वह उसी के पास गई हुई है। लेकिन पुलिस ने उसे साफ बता दिया कि लक्ष्मी अब कभी नहीं आएगी। उसका शव पीरागढ़ी में मिला है और अभी संजय गांधी अस्पताल में रखा है। यह सुनते ही जयप्रकाश एकदम टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। पुलिस टीम कुछ देर वहीं रुकी ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर उसकी मदद के लिए एक पुलिसकर्मी को वहीं छोड़ दिया गया और बाकी टीम तांत्रिक कमरुद्दीन की तलाश में लोनी के लिए निकल गई। लोनी में ऐसे तांत्रिकों की कमी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने अपने मुखबिरों को लगा दिया। ज्यादा देर नहीं लगी और कमरुद्दीन का ठिकाना मिल गया। वह अमन विहार फेज 2 में एक 2 मंजिला मकान में रहता था। पुलिस वहां पहुंची और पूरे घर को घेर लिया। कुछ ही देर में कमरुद्दीन खुद बाहर आ गया। वह दुबला पतला बूढ़ा आदमी था, सिर से गंजा, थोड़े बहुत सफेद बाल, हल्की मूंछ और ठोड़ी पर सफेद दाढ़ी। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और गले में लाल गमछा डाला हुआ था। वह गुस्से में बाहर निकलकर पुलिस से उलझने लगा और पूछने लगा कि उसके घर को क्यों घेरा गया है। पुलिस ने उसकी पहचान पक्की की और साफ कहा कि वे उसी की तलाश में आए हैं और उस पर 3 लोगों की हत्या का शक है। कमरुद्दीन ने तुरंत खुद को बचाने की कोशिश की और कहा कि वह तो लोगों का दुख दर्द दूर करता है, कोई हत्या नहीं करता। जब पुलिस ने उसे बताया कि उनके पास सीसीटीवी का सबूत है और उसे उनके साथ चलना होगा, तो वह मुकर गया। उसने कहा कि वह 1 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकला। अब पुलिस को समझ आ गया कि वह आसानी से मानने वाला नहीं है।
इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसे पकड़कर ले जाने लगे, वह चिल्लाने लगा कि यहां से ले जाना भारी पड़ेगा और लोग पुलिस को घेर लेंगे। लेकिन उल्टा ही हुआ। वहां मौजूद लोगों ने ही उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक महिला गुस्से में बोली कि वह ढोंगी है और पैसे दोगुना करने का लालच देकर लोगों को ठगता है। दूसरी महिला ने भी कहा कि उसने उसका लाखों रुपया हड़प लिया। यह देखकर पुलिस को समझ आ गया कि इलाके में कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। फिर पुलिस ने बिना देर किए उसे गाड़ी में बैठाया और पश्चिम विहार थाने ले गई। कमरुद्दीन रास्ते भर चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। थाने में जब कमरुद्दीन से सख्ती से पूछताछ हुई तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। थोड़ी ही देर में सब सच उगलने लगा। उसने बताया कि तीनों को उसी ने जहरीले लड्डू खिलाकर मारा है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह लोगों को अपने झांसे में फंसाकर ठगता था। उसके साथ सलीम नाम का आदमी काम करता था, जो ऐसे लोगों को उसके पास लाता था जो किसी परेशानी में होते थे, जैसे बीमारी, पैसे की दिक्कत या घरेलू झंझट। लक्ष्मी भी उसी तरह उसके जाल में फंस गई थी। उसका पति बीमार रहता था, इसलिए वह इलाज की उम्मीद में कमरुद्दीन के पास आने लगी। पहले उसने झाड़ फूंक, राख और ताबीज के नाम पर उससे पैसे लिए। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने नया लालच दिया, पैसे बढ़ाने का। उसने लक्ष्मी को यकीन दिलाया कि वह पैसे कई गुना कर सकता है। इसी लालच में लक्ष्मी, रणधीर और शिव नरेश को उसके पास लेकर आई। कमरुद्दीन ने बताया कि उसने रणधीर को 2 लाख रुपए को 3 करोड़ बनाने का झांसा दिया। 8 फरवरी 2026 को तीनों उसके पास पैसे लेकर पहुंचे। वह उन्हें साथ लेकर निकला और रास्ते में पूजा का सामान लेने के बहाने शराब, कोल्ड ड्रिंक और दूसरी चीजें खरीदी। जब वे पीरागढ़ी के पास पहुंचे तो उसने कार में ही पूजा शुरू करने का बहाना किया। फिर उसने अपने बैग से बेसन के लड्डू निकाले, जिनमें पहले से जहर मिला हुआ था। उन लड्डुओं में नींद की गोलियां और सल्फास मिला था। तीनों ने बिना शक किए लड्डू खा लिए। थोड़ी ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। उसने रणधीर से कार साइड में लगाने को कहा। जैसे ही कार फ्लाईओवर के नीचे रुकी, कुछ ही देर में तीनों बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद कमरुद्दीन 2 लाख रुपए लेकर वहां से भाग गया और सीधे लोनी पहुंच गया। पूरी बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। एक कमजोर सा दिखने वाला बुजुर्ग इतनी खतरनाक साजिश रच सकता है, यह सोच पाना भी मुश्किल था। पूछताछ में उसने यह भी कबूल किया कि यह उसका पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी वह इसी तरह लोगों को अपने झांसे में लेकर ठग चुका था। उसने बताया कि साल 2014 में राजस्थान के धौलपुर इलाके में उसने एक महिला की भी इसी तरह हत्या की थी। उस मामले में वह पकड़ा भी गया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण बाद में छूट गया। अब पुलिस के सामने पूरा सच आ चुका था। यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि पूरी तरह सोची समझी साजिश और लालच का खेल था। पूछताछ में कमरुद्दीन ने और भी चौंकाने वाली बातें बताईं। उसने कहा कि मई 2025 में उसने यूपी के फिरोजाबाद में भी इसी तरह 2 लोगों की हत्या की थी। उसने रामनाथ और उसके रिश्तेदार पूरन को तंत्र मंत्र के जाल में फंसाया, उनसे पैसे लिए और फिर जहरीले लड्डू खिलाकर दोनों को मार दिया। उस मामले में वह पकड़ा भी गया था, लेकिन कुछ समय बाद जमानत मिल गई और वह लोनी आकर रहने लगा। जब उससे उसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसके परिवार में पत्नी, 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। फिरोजाबाद में भी वह तंत्र मंत्र का काम करता था। बाद में घटनाओं के बाद वह लोनी के अमन विहार इलाके में रहने लगा, जहां उसके बेटे दुकान और होटल चलाते हैं। चूंकि उसने तीनों हत्याओं की बात कबूल कर ली थी, इसलिए 11 फरवरी 2026 को उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी। सबसे पहले उसके बेटों को हिरासत में लिया गया, ताकि यह पता चल सके कि कहीं वे भी लोगों को इसी तरह ठग तो नहीं रहे। जांच के दौरान आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पड़ोस में रहने वाली नजराना ने बताया कि वह अपने बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए कमरुद्दीन के पास जाती थी। उसके बेटे के दिल में छेद था। कमरुद्दीन बड़े बड़े दावे करता था कि वह कैंसर तक ठीक कर सकता है। धीरे धीरे उसने उससे कभी 20,000, कभी 50,000 लेकर कुल मिलाकर लगभग 7,75,000 रुपए ऐंठ लिए। जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे टालता रहा। इसी तरह एक और महिला साजिदा ने बताया कि उसकी बेटी भी बीमार रहती थी।
लोगों के कहने पर वह उसे कमरुद्दीन के पास ले गई। उसने तरह तरह की चीजें मंगवाईं। 1 साल तक इलाज के नाम पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैसे लगातार लिए जाते रहे। साजिदा से भी उसने करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए। लोगों का कहना था कि वह डर का माहौल बनाकर लोगों को अपने कब्जे में कर लेता था। झाड़ फूंक करते समय अजीब तरीके अपनाता था, जिससे लोग और डर जाते थे और उसकी बात मानने लगते थे। धीरे धीरे पूरे इलाके में उसका असर बढ़ता जा रहा था। कई लोग उससे परेशान होकर वहां से जाने तक को मजबूर हो गए। अब साफ हो चुका था कि कमरुद्दीन सिर्फ एक तांत्रिक नहीं, बल्कि एक खतरनाक ठग और हत्यारा था, जो लोगों की मजबूरी और डर का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने इस मामले को और मजबूत करने के लिए फिरोजाबाद और धौलपुर के थानों से भी संपर्क किया और कमरुद्दीन के पुराने केसों की जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि उसके खिलाफ राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने में पहले से ही एक गंभीर मामला दर्ज है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद के मक्खनपुरा थाने में भी उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज था। यानी यह साफ हो गया कि वह पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि पहले भी इसी तरह के अपराध कर चुका था। इसके बाद पुलिस ने कमरुद्दीन से विस्तार से पूछताछ की और पूरे सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अब पश्चिम बिहार ईस्ट थाना पुलिस इस मामले को बहुत मजबूत बनाना चाहती थी। पुलिस की कोशिश थी कि उसके पुराने सभी अपराधों को जोड़कर ऐसी पक्की चार्जशीट तैयार की जाए, जिससे उसे सिर्फ उम्र कैद नहीं, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे कोई भी इंसान ऐसे ढोंगी तांत्रिक के झांसे में आकर न तो अपना पैसा गंवाए और न ही अपनी जान। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में डर और हैरानी का माहौल फैल गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग इतने खौफनाक तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान ले सकता है। पुलिस अब इस बात की भी जांच में जुट गई कि कहीं और भी ऐसे लोग तो नहीं हैं जो कमरुद्दीन के झांसे में आए हों और सामने नहीं आ पाए हों। उसके मोबाइल कॉल डिटेल और पुराने संपर्क खंगाले जाने लगे, ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके जो उससे जुड़ा हुआ था। जांच में यह भी देखा जा रहा था कि कहीं उसके साथ और लोग तो इस काम में शामिल नहीं थे। खासकर सलीम की भूमिका को भी गहराई से जांचा जा रहा था, क्योंकि वही लोगों को उसके पास लेकर आता था। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े गिरोह और लंबे समय से चल रहे ठगी के खेल की तरफ इशारा करने लगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील की कि अगर कोई भी व्यक्ति कमरुद्दीन के संपर्क में आया हो या उससे ठगा गया हो, तो आगे आकर शिकायत दर्ज कराए। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और लालच इंसान को ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी भी अनजान व्यक्ति, खासकर ऐसे तांत्रिक या चमत्कार का दावा करने वालों पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। समय रहते सही इलाज, सही सलाह और समझदारी ही इंसान को सुरक्षित रख सकती है। तो ये थी आज की पहली कहानी। अब जानते हैं दूसरी घटना। ये बात 2015 की है। मेरठ की मवाना रोड पर डिफेंस नाम की एक कॉलोनी है। इसी कॉलोनी के कोठी नंबर C53 में शणसवीर रहते थे। उनके 2 ही बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम प्रिंसी था और उससे छोटा बेटा पुलकित। प्रिंसी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने MBBS किया, फिर MD भी पूरी की। बाद में उसकी शादी हो गई। उसके पति भी डॉक्टर थे। प्रिंसी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर रही थी। घर का छोटा बेटा पुलकित सिंह भी किसी से कम नहीं था। वह भारतीय सैन्य एकेडमी में गया और बाद में लेफ्टिनेंट बना। शणसवीर पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनकी पत्नी निर्मला भी पढ़ी लिखी थी। निर्मला ने फिजिक्स में MSc की पढ़ाई की थी और B.Ed भी किया था। वह पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन साल 2000 में घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। शणसवीर सिंह मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ तहसील के जंघेड़ी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता वेद सिंह किसान थे। शणसवीर 5 भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनके बाकी भाई गांव में ही रहते थे। इन भाइयों में सुभाष की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनका इलाज लगातार चल रहा था। शरीर कमजोर होने की वजह से वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे। कुछ महीने पहले शणसवीर ने मेरठ में ही उनका ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद सुभाष कुछ दिन मेरठ में रहे, फिर वापस गांव चले गए। उनकी पत्नी सविता उस समय भी शणसवीर के साथ ही रह रही थी। शणसवीर के सबसे छोटे भाई सुखपाल की बेटी शालू सिंह भी उन्हीं के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी।
शालू एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीबीए कर रही थी। उस समय रणसवीर की पोस्टिंग जिला संभल में थी। वह वहीं रहते थे, लेकिन हर हफ्ते या 10 दिन में घर जरूर आ जाया करते थे। रणसवीर अपने नजदीकी लोगों को हमेशा साथ लेकर चलते थे। इसी वजह से एक तरफ वह अपने एक भाई का इलाज करवा रहे थे, तो दूसरी तरफ दूसरे भाई की बेटी शालू को अपने पास रखकर पढ़ा रहे थे। असल में निर्मला चाहती थी कि शालू भी उनके बच्चों की तरह पढ़ लिख कर कुछ बने। वह शालू से बहुत प्यार करती थी। प्रिंसी और पुलकित के बाद अगर किसी पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान था तो वह शालू ही थी। निर्मला शालू की हर जरूरत पूरी करती थी। पढ़ाई हो या रोजमर्रा की चीजें, कहीं भी कोई फर्क नहीं किया जाता था। शालू भी खुद को उस घर में बिल्कुल अपने घर जैसा ही महसूस करती थी। इसी बीच पुलकित भी घर वापस आ गया था, लेकिन अगले ही दिन रणसवीर अपनी ड्यूटी पर चले गए। उधर पुलकित एक शादी में शामिल होने के लिए पहले दिल्ली गया और वहां से चंडीगढ़ चला गया। रणसवीर के ड्यूटी पर चले जाने के बाद उस कोठी में सिर्फ 3 लोग रह गए थे। एक उनकी पत्नी निर्मला, दूसरी निर्मला की देवरानी सविता और तीसरी उनकी 20 साल की भतीजी शालू। रणसवीर की आदत थी कि वह रोज संभल से अपनी पत्नी से फोन पर बात करते थे। 17 जून को भी उन्होंने दिन में 2 बार निर्मला से बात की थी, लेकिन जब रात करीब 10 बजे उन्होंने फिर से फोन मिलाया तो पत्नी का मोबाइल बंद मिला। इस पर उन्होंने घर का लैंडलाइन नंबर मिलाया। फोन भतीजी शालू ने उठाया। रणसवीर ने उससे निर्मला के बारे में पूछा। शालू ने बताया कि निर्मला घर पर नहीं है। यह सुनकर रणसवीर चौंक गए, क्योंकि उस वक्त तक निर्मला को घर पर ही होना चाहिए था। शालू ने आगे बताया कि निर्मला शाम करीब 7 बजे मिठाई लेने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी थी। यह बात सुनकर रणसवीर की चिंता बढ़ गई। उन्होंने शालू से कहा कि वह आसपास और पड़ोस में जाकर देखे। रणसवीर को पहले लगा कि शायद किसी से बातचीत में समय लग गया हो। दरअसल यह बात सही थी कि निर्मला को मिठाई लेने जाना था। उन्होंने दिन में ही फोन पर बताया था कि बेटे के अफसर बनने की खुशी में मोहल्ले के कुछ लोगों को मिठाई देनी है, लेकिन बिना बताए इतनी देर तक बाहर रहना निर्मला की आदत नहीं थी। यही बात रणसवीर को परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से शालू को फोन किया। शालू ने बताया कि वह पड़ोस में सभी जगह पूछ चुकी है, लेकिन निर्मला कहीं नहीं मिली। रणसवीर ने फोन पर सिर्फ शालू से ही बात की, क्योंकि जेठ होने की वजह से सविता उनसे फोन पर बात नहीं करती थी। उन्होंने शालू से फिर फोन करके कहा कि वह पास ही रहने वाली मनोरमा के यहाँ जाकर देख आए, शायद निर्मला वहीं हो। शालू ने बताया कि वह वहां जाकर देख चुकी है, बल्कि मनोरमा खुद ही पहले निर्मला को ढूंढते हुए आई थी, लेकिन इंतजार करके वापस चली गईं। यह सुनकर रणसवीर की चिंता और बढ़ गई। दरअसल मनोरमा पास की साकेत कॉलोनी में रहती थी और निर्मला की अच्छी सहेली थी। घबराए हुए रणसवीर ने इसके बाद बेटी प्रिंसी को फोन किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद निर्मला ने बेटी को कुछ बताया हो, लेकिन प्रिंसी ने बताया कि दिन में मां से बात हुई थी, शाम को नहीं। इसके बाद रणसवीर ने खुद मनोरमा को फोन किया। उन्होंने भी यही बताया कि वह निर्मला से मिलने आई थी, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला था। तब तक रणसवीर काफी परेशान हो चुके थे। आधी रात के बाद ही वह संभल से निकल पड़े और सुबह मेरठ पहुंच गए। इस बीच न तो निर्मला घर लौटी थी और न ही उनका मोबाइल चालू हुआ था। निर्मला के लापता होने की खबर सुनते ही उनके कई जान पहचान वाले लोग भी घर पहुंच गए। हालात बिगड़ते देख रणसवीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्नी के गायब होने की सूचना दे दी। कुछ देर बाद पुलिस घर आई और थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराने को कहा। इसके बाद रणसवीर अपने परिचित महेश बालियान के साथ थाना लालकुर्ती पहुंचे और वहां निर्मला की गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने पुलिस को पत्नी की एक फोटो भी दी। निर्मला इस तरह अचानक कहां चली गईं, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। अपहरण की आशंका जरूर थी, लेकिन अब तक कोई फोन या फिरौती जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। अगले दिन रणसवीर की बेटी डॉक्टर प्रिंसी और उनके दामाद भी मेरठ पहुंच गए। मामला जब पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो डीआईजी रमित शर्मा और एसएसपी डीसी दुबे ने अपनी टीम को जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपीओपी सिंह और एसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर थाना लालकुर्ती के थाना प्रभारी विजय कुमार पुलिस टीम के साथ रणसवीर के घर पहुंचे। उस समय घर में निर्मला के लापता होने के वक्त सिर्फ उनकी देवरानी सविता और भतीजी शालू ही मौजूद थीं। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले इन्हीं दोनों से पूछताछ की और पूरी घटना की जानकारी ली। जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने निर्मला और परिवार के बाकी लोगों के मोबाइल नंबर ले लिए।
इन नंबरों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के प्रभारी श्यामवीर सिंह और उनकी टीम को लगा दिया गया। जांच में अगले दिन यह बात सामने आई कि निर्मला के मोबाइल की आखिरी लोकेशन कॉलोनी के अंदर की ही थी। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया था। एक और अहम बात यह थी कि निर्मला के लापता होने के बाद से शालू का मोबाइल भी लगातार बंद चल रहा था। पुलिस को अब तक निर्मला के गायब होने की कोई साफ वजह समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से पुलिस ने अपनी जांच का दायरा परिवार तक ही सीमित रखा। सीओ स्वर्णजीत कौर और महिला थाना की थाना प्रभारी रश्मि चौधरी ने एक एक करके परिवार के सभी लोगों से पूछताछ की। सविता ज्यादातर घर में ही रहती थी और बाहर की दुनिया से उसका ज्यादा लेना देना नहीं था। वह अपने बयान पर कायम रही कि उसे नहीं पता कि निर्मला कहाँ गई थी। जब पुलिस ने शालू से उसके मोबाइल बंद रहने की वजह पूछी तो वह कोई साफ जवाब नहीं दे पाई, जबकि इससे पहले वह रोज अपने मोबाइल का खूब इस्तेमाल करती थी। इसी बात पर पुलिस को उस पर शक हुआ। शालू तेज दिमाग की लड़की थी और निर्मला की सगी भतीजी थी। ऐसे में यह सोचना भी मुश्किल था कि निर्मला के गायब होने में उसका कोई हाथ हो सकता है। लेकिन मोबाइल से जुड़ी बातें कुछ और ही इशारा कर रही थीं। इसी वजह से पुलिस ने अपने शक के बारे में शरणसवीर को भी बता दिया। शरणसवीर के पास भतीजी पर शक करने की कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन शालू की एक बात उन्हें भी खटक रही थी। शालू ने बताया था कि निर्मला की सहेली मनोरमा जब घर आई थी तो वह कुछ देर बैठकर इंतजार करने के बाद चली गई थी। लेकिन मनोरमा ने पुलिस को कुछ और ही बताया। उनके मुताबिक जब वह निर्मला को पूछने आई थी तब शालू ने दरवाजा खोले बिना ही कह दिया था कि पता नहीं निर्मला कब आएंगी और आप कब तक बैठकर इंतजार करेंगी। यहीं से शालू की बातों में फर्क साफ नजर आने लगा और पुलिस का शक और गहरा हो गया। दोनों की बातों में साफ फर्क था। जब इस बारे में सविता से पूछा गया तो उसने बताया कि वह उस समय घर के अंदर ही थी। मनोरमा कब आई थी उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मामला घर का था, इसलिए सब ने मिलकर शालू से बार बार पूछा, लेकिन उसने यही कहा कि उसे निर्मला के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसी दौरान पुलिस ने शालू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जांच में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर शालू सबसे ज्यादा बात किया करती थी। यह नंबर कशिश नाम के युवक का था जो चंद्रपाल का बेटा था और गांव सलारपुर का रहने वाला था। यह गांव मेरठ के थाना इंचौली इलाके में आता है। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह निकली कि घटना वाली शाम उस नंबर की लोकेशन भी उसी कॉलोनी में पाई गई। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कई बार उस नंबर की लोकेशन कॉलोनी की आ चुकी थी। साफ था कि वह युवक अक्सर शालू से मिलने आता था। अब शालू पूरी तरह शक के घेरे में आ गई थी। साफ लग रहा था कि वह कोई न कोई बात जरूर छिपा रही है। पुलिस 20 जून को एक बार फिर पूछताछ के लिए शरणसवीर के घर पहुंची। सीओ स्वर्णजीत कौर और महिला थाना की थाना प्रभारी रश्मि चौधरी ने इस बार पूरा ध्यान शालू पर रखा। शालू से कशिश के बारे में पूछा गया। सवाल सुनकर वह थोड़ा चौंकी जरूर, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने बताया कि कशिश उसके साथ पढ़ता है, लेकिन उसने साफ कहा कि 17 जून को वह घर नहीं आया था। पुलिस को पहले से पता था कि यह बात सही नहीं है। उससे दोबारा सोचकर बताने को कहा गया, लेकिन उसने अपना बयान नहीं बदला और यही कहती रही कि कशिश उस दिन कॉलोनी में नहीं आया था। सविता से भी पूछा गया, उसने भी यही कहा कि उस दिन घर में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया था। हालांकि वह काफी परेशान और घबराई हुई लग रही थी। इस पूरी पूछताछ के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि शालू जरूरत से ज्यादा चालाक है और कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है। पुलिस बिना ज्यादा दबाव बनाए मामले को संभालना चाहती थी, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि शालू को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। पुलिस ने पूरी स्थिति शरणसवीर को समझाई और इसके बाद शालू को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का मकसद शालू के जरिए कशिश तक पहुंचना था। इसी बीच जांच में यह बात भी सामने आई कि घटना वाली शाम एक और मोबाइल नंबर की लोकेशन भी उसी कॉलोनी में मिली थी। उस नंबर पर भी कशिश की लगातार बातचीत होती थी। यह नंबर गौरव उर्फ राजू का था, जो चंद्रसेन का बेटा था और गांव सलारपुर का रहने वाला था। पुलिस को अब साफ समझ आ गया था कि शालू, कशिश और गौरव के बीच ही निर्मला के लापता होने का राज छिपा है। सविता गांव की सीधी सादी और भोली सी औरत लगती थी, इसलिए शुरुआत में पुलिस को उस पर ज्यादा शक नहीं था। पुलिस शालू को साथ लेकर कशिश की तलाश में उसके कॉलेज पहुंची, लेकिन उस दिन कशिश कॉलेज नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने शालू से कशिश को फोन कर कॉलेज बुलाने को कहा। फोन पर बात तो हो गई, लेकिन कशिश ने बताया कि वह मोदी नगर में है और अभी नहीं आ सकता।
पुलिस ने जब कशिश की लोकेशन चेक की तो पता चला कि वह मोदी नगर नहीं बल्कि अपने गांव में ही है। इसके बाद पुलिस सीधे उसके गांव पहुंच गई और वहां से कशिश के साथ साथ गौरव को भी हिरासत में ले लिया। तीनों को थाने लाकर अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके बयानों में साफ फर्क नजर आने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले सच उगल दिए जिनके सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने मिलकर निर्मला की हत्या कर दी थी और शव को ठिकाने लगा दिया था। इस हत्या में निर्मला की देवरानी सविता भी शामिल थी। जो बाहर से भोली दिखाई देती थी, वह पूरे मामले की सच्चाई जानती थी और सब कुछ छिपाए हुए थी। इसके बाद पुलिस ने सविता को भी हिरासत में ले लिया। जैसे ही निर्मला की हत्या की बात सामने आई, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। कशिश की निशानदेही पर पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी से करीब 20 किलोमीटर दूर मोदीपुरम ललसाना मार्ग पर एक जगह से निर्मला का शव बरामद कर लिया। जब शव मिला तब भी उनके गले में दुपट्टा कसा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद शरणसवीर की तहरीर पर पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया और उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। फिर सभी से अलग अलग और विस्तार से पूछताछ की गई। निर्मला शालू को बहुत प्यार करती थी। ऐसे में यह सवाल सबके मन में था कि जिस भतीजी को उन्होंने बेटी की तरह पाला, वही उनकी कातिल कैसे बन गई। इसके पीछे एक ऐसी कहानी थी जो हर किसी को चौंका देने वाली थी। लोक निर्माण विभाग में नौकरी लगने के बाद शरणसवीर अपने परिवार को साथ लेकर चलने लगे थे। बाद में जब उनकी तैनाती मेरठ हुई तो उन्होंने डिफेंस कॉलोनी में अपनी कोठी बनवा ली। शरणसवीर और उनकी पत्नी दोनों ही ऐसे लोग थे जो परिवार को जोड़कर रखते थे और चाहते थे कि घर का हर बच्चा आगे बढ़े। इसी सोच के चलते कई साल पहले उन्होंने अपने छोटे भाई सुभाष की बेटी शालू को अपने साथ मेरठ बुला लिया था ताकि वह शहर में रहकर अच्छी पढ़ाई कर सके और कुछ बन सके। शालू बचपन से ही तेज तर्रार थी, लेकिन यह तेजी उसकी पढ़ाई में नहीं बल्कि उसकी आदतों में दिखती थी। वह शरणसवीर के घर रहकर 8वीं तक पढ़ी। इसके बाद वह गांव वापस चली गई। गांव में रहते हुए उसने मुजफ्फरनगर से इंटर की पढ़ाई पूरी की, आगे की पढ़ाई ठीक से हो सके। इसी मकसद से जून 2013 में निर्मला उसे दोबारा अपने साथ मेरठ ले आईं। शालू की आगे की पढ़ाई के लिए मेरठ के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला करा दिया गया। इसी दौरान निर्मला की बेटी प्रिंसी ने CPMT की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उसने MBBS किया और फिर MD भी पूरी की। बाद में उसकी शादी हो गई और वह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करने लगी। साल 2014 में शरणसवीर का बेटा पुलकित भी IMI में ट्रेनिंग के लिए चला गया। इधर शरणसवीर का तबादला संभल हो गया था। वहां से वह बीच बीच में घर आते रहते थे। निर्मला भी कभी कभी उनके पास संभल चली जाया करती थी। घर में किसी तरह की दूरी ना आए, इस बात का निर्मला पूरा ध्यान रखती थी। वह शालू का हर तरह से ख्याल रखती थी, लेकिन शालू उन लड़कियों में से थी जो मिली हुई आज़ादी का गलत फायदा उठा लेती हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज में पढ़ते हुए उसकी दोस्ती वहीं पढ़ने वाले कशिश से हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच मोबाइल पर बात होने लगी। बात सिर्फ मोबाइल तक ही नहीं रुकी, बल्कि घर के फोन पर भी लंबी लंबी बातें होने लगीं। यहीं से शालू की जिंदगी का रास्ता धीरे धीरे गलत दिशा में मुड़ने लगा। जब निर्मला पति के पास संभल चली जाती थी, तो शालू की आज़ादी और बढ़ जाती थी। इसी दौरान कुछ महीने पहले शरणसवीर अपने भाई सुभाष का ऑपरेशन कराने के लिए उसे मेरठ ले आए थे। सुभाष के साथ उसकी पत्नी सविता भी आई थी। ऑपरेशन के बाद सुभाष कुछ दिन कोठी में रहा, फिर वह गांव चला गया, लेकिन सविता वहीं रुक गई। इधर शालू और कशिश की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोस्ती और प्यार तक बात ठीक थी, लेकिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी थीं। हालात तब बिगड़ने लगे जब कशिश शालू से मिलने कोठी तक आने लगा। अब तक शालू और कशिश का रिश्ता पूरी तरह निर्मला से छिपा हुआ था। सविता ने भी यह बात किसी को नहीं बताई। उल्टा शालू ने निर्मला की बुराइयां करके सविता को अपने पक्ष में कर लिया था। निर्मला और सविता की आर्थिक हालत में जमीन आसमान का फर्क था। यह बात सविता को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। इसी जलन की वजह से उसने शालू की हर हरकत को निर्मला से छिपाए रखा और उसे खुली छूट दे दी। सविता को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सब आगे चलकर इतना भयानक मोड़ ले लेगा। निर्मला हमेशा सबका भला सोचती थी। उनके मन में किसी के लिए शक जैसी कोई बात नहीं थी।
उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, उन्हीं के दिलों में उनके लिए जहर भरता जा रहा है। निर्मला समझदार और सुलझी हुई महिला थी, लेकिन रिश्तों के भरोसे के मामले में वह अपने ही घर में धोखा खा रही थी। शालू इंस्टीट्यूट जाने का बहाना बनाकर न सिर्फ कशिश के साथ बाहर घूमती थी, बल्कि जब निर्मला पति के पास संभल चली जाती थी या किसी काम से बाहर जाती थी, तब कशिश को घर बुलाकर उसके साथ वक्त भी बिताती थी। निर्मला जब कभी सविता से शालू के बारे में पूछती थी, तो सविता कभी उसकी कोई शिकायत नहीं करती थी। वह हर बार यही जताती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिन छिपी नहीं रहती। एक दिन किसी तरह निर्मला को शालू और कशिश के रिश्ते की भनक लग गई। यह जानकर वह बहुत नाराज हुई। उन्होंने शालू को सख्त समझाया और सही गलत की समझ दी। शालू ने खुद को बचाने की कोशिश की और बात को हल्का बताने लगी। उसने कहा कि कशिश सिर्फ उसका कॉलेज का साथी है और कभी-कभी पढ़ाई से जुड़े काम के लिए ही घर आ जाता है। लेकिन उस दिन के बाद निर्मला का मन पूरी तरह बेचैन हो चुका था। निर्मला अपने देवर की बेटी को अच्छे भविष्य के लिए अपने साथ रखकर पढ़ा रही थी। उसे सही रास्ते पर रखना, समाज और घर की मर्यादा समझाना वह अपनी जिम्मेदारी मानती थी। उन्होंने वही किया भी। शालू ने कशिश से रिश्ता खत्म करने की बात कही और झूठी कस्में भी खा ली। झूठ बोलना और कसम खाना शालू की आदत में शामिल था। यह उसकी पहली बड़ी गलती थी जो निर्मला की नजर में आई थी। इसी वजह से निर्मला ने यह बात अपने पति और बाकी लोगों से छिपा ली। शालू ने वादा तो किया, लेकिन ज्यादा दिनों तक उस पर टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद कशिश ने फिर से घर आना शुरू कर दिया। इस बार निर्मला ने यह बात घर के लोगों को बता दी। सभी ने मिलकर शालू को समझाया। घर में कोई गैर लड़का आ रहा था। यह बात सबसे पहले सविता ही बता सकती थी, लेकिन उसने खुद को बचाते हुए कहा कि शालू उसे उसके सो जाने के बाद बुलाती होगी, इसलिए उसे पता नहीं चलता। असल में यह पूरी तरह झूठ था। सविता अच्छी तरह जानती थी कि कशिश कब आता था और कब जाता था, लेकिन उसने जानबूझकर सब कुछ छिपाए रखा। यहीं से हालात और बिगड़ते चले गए। शालू की हरकतें सामने आने के बाद शरणसवीर उसे मेरठ में रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अब उसे गांव भेज देना चाहिए। लेकिन निर्मला शालू के समर्थन में खड़ी हो गईं। उनका कहना था कि उसे एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। वह नहीं चाहती थीं कि शालू की पढ़ाई बीच में छूटे और उसका भविष्य खराब हो जाए। कुछ दिन तक हालात ठीक रहे, लेकिन शालू जल्दी ही फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। वह फोन पर घंटों बातें करती रहती थी, जिस पर निर्मला उसे डांट देती थी। इसी दौरान शरणसवीर मेरठ आए और निर्मला को साथ लेकर बेटे की परेड देखने देहरादून चले गए। वहां से लौटने के बाद शरणसवीर फिर संभल चले गए। एक दिन निर्मला शालू की अलमारी में रखी किताबें देखने लगी। तभी उन्हें अलमारी में छिपाकर रखे कुछ कागज मिले। उन कागजों को देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे महिला डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट थीं और उन पर शालू का नाम लिखा था। सच्चाई यह थी कि शालू प्यार के नाम पर सारी हदें पार कर चुकी थी। निर्मला को कभी उम्मीद नहीं थी कि शालू इस हद तक गिर सकती है। उन्होंने शालू को बुलाया और सख्ती से सवाल किए। रिपोर्ट देखकर शालू पूरी तरह घबरा गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। निर्मला उस वक्त बेहद गुस्से में थी। उन्होंने साफ फैसला सुना दिया कि अब वह शालू को और बर्दाश्त नहीं करेंगी। वह सबको सच्चाई बताकर उसे गांव भेज देंगी। शालू ने उनका भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया था। यह सब 16 जून 2015 की बात है। शालू अपनी हरकतें सामने आ जाने से बुरी तरह डर गई थी। यह बातें सविता से भी छिपी नहीं थीं। सविता ने शालू से साफ कह दिया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। शालू किसी भी हाल में अपनी आजादी खोना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर निर्मला ने सबको सच्चाई बता दी तो उसे हमेशा के लिए गांव भेज दिया जाएगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसी डर में शालू ने मन ही मन एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने फोन पर कशिश से बात की और उसे पूरी बात समझाई। उसका साफ कहना था कि वह कशिश को खोना नहीं चाहती और अगर निर्मला जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। उसे लगने लगा था कि निर्मला के रास्ते से हटते ही उसकी आजादी बच सकती है। कशिश भी शालू के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके सिर पर भी जुनून सवार था। दोनों ने मिलकर निर्मला को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कशिश ने अपने गांव के दोस्त गौरव को भी शामिल कर लिया। वहीं शालू ने घर के अंदर से मदद पाने के लिए सविता को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। अब चारों एक ही रास्ते पर चल पड़े थे और उसी रास्ते का अंत बहुत भयानक होने वाला था।
सविता के मन में भी यह बात बैठ गई थी कि अगर निर्मला इस घर में नहीं रही तो घर में उसी की चलेगी। यही सोच उसे अंदर ही अंदर खुश कर रही थी। इधर शालू हर वक्त निर्मला पर नजर रखने लगी थी, खासकर तब जब वह फोन पर अपने पति या बेटी से बात करती थी। निर्मला ने अब तक शालू की हरकतों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। जब भी निर्मला फोन पर बात करती थी, शालू सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी। यह सब वह जानबूझकर करती थी ताकि निर्मला को शक न हो। योजना के मुताबिक 17 जून को कशिश कॉलोनी में आया। शालू बहाने से बाहर गई और उससे मिली। कशिश ने उसे नींद की गोलियां दी और कहा कि काम हो जाने के बाद उसे फोन कर देना। दोपहर के बाद निर्मला अपने बेडरूम में थी। तभी शालू उनके लिए शरबत बनाकर ले गई। उसने उस शरबत में नींद की कई गोलियां मिला दी थीं। निर्मला को कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने शरबत पी लिया। थोड़ी देर में शरबत का असर होने लगा और निर्मला गहरी नींद में चली गई। गोलियां ज्यादा होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ समय बाद उनकी नाक से खून आने लगा और मुंह से झाग भी निकलने लगा। यह सब देखकर शालू अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने कशिश को फोन किया और उसके आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में कशिश और गौरव वैगनार कार से घर पहुंच गए। सविता ने खुद जाकर गला दबाने के लिए दुपट्टा लाकर दोनों को दे दिया। इसके बाद कशिश और गौरव ने दुपट्टे से निर्मला का गला दबा दिया। उसी वक्त शालू और सविता ने उनके पैर पकड़ लिए थे ताकि वह हिल न सकें। नींद की ज्यादा गोलियां होने की वजह से निर्मला पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थी और कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थी। निर्मला की मौत के बाद चारों ने मिलकर उनके शव को कार में रखा। कार कोठी के अंदर ही खड़ी थी। सविता घर में ही रुक गई, जबकि कशिश, गौरव और शालू शव को लेकर एक सुनसान जगह पर गए और वहां उसे छिपा आए। इसके बाद कशिश और गौरव अपने अपने घर चले गए। शालू वापस आई और सबसे पहले निर्मला के बेडरूम को अच्छे से साफ किया। फिर उसने बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद उसने निर्मला का मोबाइल बंद करके छिपा दिया। अपना मोबाइल भी उसने बंद कर लिया। शालू ने पहले ही कशिश को समझा दिया था कि घर की सारी बात वह खुद संभाल लेगी और उसी के हिसाब से उससे बात करेगी। शाम को निर्मला की सहेली मनोरमा उन्हें पूछने के लिए घर आई, लेकिन शालू ने बिना दरवाजा खोले ही यह कह दिया कि निर्मला घर पर नहीं है और उन्हें वापस लौटा दिया। शालू और सविता ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बात को किसी को पता नहीं चलने देना है। शालू ने सविता को समझा दिया था कि वह खुद ही सब संभाल लेगी। रात करीब 10 बजे शरणसवीर का फोन आया। तब शालू ने उन्हें बताया कि निर्मला लापता है। शालू और सविता दोनों ने मिलकर हत्या के सच को पूरी तरह छिपाए रखा। कुछ समय तक उनका यह झूठ चल भी गया, लेकिन आखिरकार मोबाइल ने शालू की सच्चाई सामने ला दी। पुलिस ने जांच के दौरान वैगनार कार भी बरामद कर ली। इसके बाद सभी आरोपियों को अगले दिन यानी 21 जून को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस रिश्तों वाली हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। शरणसवीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनों पर किया गया भरोसा ऐसा दर्द देगा। वैसे भी जब रिश्तों में धोखा होता है तो उसका दर्द सबसे ज्यादा होता है, और जब यह दर्द अपने ही देते हैं तो वह और भी गहरा हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में वादी की भतीजी शालू, उसके दोस्त कशिश, कशिश के दोस्त गौरव और राजू, साथ ही सविता को जेल भेज दिया था। इनमें से 4 आरोपी काफी समय तक जेल में बंद भी रहे। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से 3 वकीलों ने अदालत में बहस की। उनका कहना था कि उनके मुवक्किलों को गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया है। 10 सितंबर 2021 को अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 के जज विकास कुमार ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सबूतों को देखते हुए 5 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।